इकोलॉजी कर रहे थे अपने, और इकोलॉजी के तहत मैं आपको बायोमैग्निफिकेशन पे मैंने छोड़ा था। मैंने कहा था किसी भी फूड चेन में डीडीटी जो प्रवेश कर जाती है, जैव अनअपघटनीय पदार्थ, बायोडिग्रेडेबल, बायो नॉन डिग्रेडेबल जो पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं, उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। और विश्व में सबसे ज़्यादा डीडीटी जो है भारतीयों के शरीर में मिलती है। यहाँ पर मैं डीडीटी के बारे में बात करना चाहूँगा। एक नोट डाल के लिखिए, डीडीटी। ध्यान से समझना मेरी बात को और तरीके से इसको करना है। डीडीटी एक तो पूरा नाम ही पूछा जाता है, लिखिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ध्यान रखना। देखिए इसकी जो खोज हुई थी, ये हुई थी 1954-55 में, और ये खोज की गई थी मूलर के द्वारा। मूलर, ये ध्यान रखना आप, मूलर ने इसकी खोज की थी। वास्तव में क्या है, इसका जो उद्देश्य था वो था मच्छरों की संख्या को कम करना, क्योंकि मलेरिया वगैरह के केसेस बढ़ रहे थे। मच्छरों की संख्या को हमने कम तो कर दिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन एक समस्या आ गई। समस्या ये आ गई, पक्षियों की संख्या कम होने लग गई। मलेरिया के रोगी कम हुए, डीडीटी के छिड़काव से मच्छर जब मरने लगे तो ऑब्वियसली बात है मलेरिया के रोगी कम होंगे तो बीमारी से निजात मिल गई। लेकिन एक समस्या आ गई, और मज़ेदार बात है कि एक जो महिला होती है नॉर्मल, उसने इसके बारे में बताया था, अभी लिखना नहीं है। उसने कहा, एक शब्द दिया साइलेंट स्प्रिंग, ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो मेरिट तय करते हैं, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि डीडीटी का पूरा नाम बताइए। तो मच्छरों की संख्या कम हो गई, लेकिन पक्षी जो थे उनकी संख्या कम होने लग गई। इसका रीजन ये रहा क्योंकि फूड चेन में डीडीटी जा रही थी। डीडीटी के जाने से जो पक्षियों के जो अंडे थे वो पकने से पहले ही फूटने लग गए। इस कारण से पक्षियों की संख्या कम हो गई थी। तो कुछ बातें हैं, इसको लिखते हैं अपने, लिख दीजिए, यहां पे लिखो, इससे मच्छरों की संख्या में कमी आई। मच्छरों की संख्या में कमी आई और मलेरिया के रोगी कम हुए। मलेरिया के रोगी कम हुए। ये तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट था। लेकिन अभी मैंने कहा कि साइलेंट स्प्रिंग हमारे सामने आया। हेडिंग डाल दीजिए, साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग ये चर्चा में कब आया? ये चर्चा में आया 1962 में। सामान्य गृहिणी के माध्यम से, एक नॉर्मल सामान्य महिला थी, उसके माध्यम से ये चर्चा में आया। सामान्य गृहिणी ने इसके बारे में बताया।
यहां पे लिखो इसके अनुसार डीडीटी के छिड़काव से पक्षियों की संख्या कम हो रही है। पक्षियों की संख्या कम हो रही है, ये बात कही गई। चलो आगे, ज्यादा वक्त नहीं लगा, पक्षियों की संख्या जो कम हो रही है ये प्रूव हो गया, इसकी पुष्टि होगी 1963 में। 2 साल बाद ये प्रूव हो गया कि ये सही है। चले, क्या बताया गया इसमें? ये बताया गया कि ये जो डीडीटी है जिसका हम छिड़काव करते हैं, ठीक है ना, इससे क्या होता है, जो पक्षियों का गर्भाशय है, यूटिरस, यूटिरस बोलते हैं इसको, ये प्रभावित होता है, इस पर प्रभाव डालता है। अब होगा क्या, जब इससे गर्भाशय प्रभावित होगा तो कैल्शियम की कमी होगी। कैल्शियम की कमी होगी तो जो पक्षियों के जो अंडे हैं उसके ऊपर का जो खोल होता है, कवरिंग कह सकते हो, वो कमजोर हो जाती है। तो आप कह सकते हो कि पक्षियों के अंडों की कवरिंग ये कमजोर हो जाती है। तो इससे क्या होगा, जब कवरिंग कमजोर हो जाएगी तो अंडा फूट जाता है। लिख दीजिए, अंडा परिपक्व होने से पहले, परिपक्व मतलब मैच्योर होने से पहले फूट जाता है। तो समझ गए होंगे आप। तो इसके आगे आप लिख दीजिए पक्षियों की संख्या में कमी। क्लियर होगी सारी बात? जल्दी जल्दी उतार लीजिए इसको। तो ये रिजल्ट है। इसे जो इन्होंने नाम दिया, ये नाम दिया साइलेंट स्प्रिंग। यहां पे लिख देना, कैल्शियम कम क्यों होगा? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं पक्षियों के, जनन अंगों से कैल्शियम का स्त्रावण कम होने लगा। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे पक्षी के, वो कैल्शियम कम निकालने लगे। आप देखिए, पुरुषों में, महिलाओं में आपने देखा होगा, मनुष्य प्रजाति के अंदर जब महिला गर्भवती होती है तो उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसको अलग से फिर कैल्शियम की टेबलेट खिलाई जाती है, अक्सर आप देखते होंगे। चलें आगे। 2 सन बता रहा हूं, लिखिए 1972। 1972
देखिए, विश्व के सभी देशों ने डीडीटी पर प्रतिबंध लगाया। विश्व के जितने भी देश थे सबने डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है भारत को छोड़कर। भारत को छोड़कर अब भारत के संबंध में 2 ईयर याद रखने हैं आपको, एक 1968 है, एक 84-85। 68 में तो भारत ने कीटनाशक अधिनियम बनाया था। इस दृष्टि से भारत विश्व का पहला देश था। लेकिन जो डीडीटी पर प्रतिबंध लगाया ये 84-85 में लगाया था। 2 बातें आपने ध्यान में रखनी है भारत के संबंध में। आ जाइए इधर, स्टार्ट डाल के लिखो, भारत के संबंध में डीडीटी। एक तो 1968, दूसरा 1984-85। भारत ने कीटनाशक अधिनियम बनाया। कीटनाशक अधिनियम बनाया। आपको ध्यान रखना है, इस दृष्टि से भारत दुनिया का पहला देश है। आप कह सकते हो कि कीटनाशक पर अधिनियम बनाने वाला या कीटनाशकों पर कानून बनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश। अब कीटनाशक तो देखिए बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक डीडीटी है। और आप जानते हो भारत थोड़ा बाद में ही करता है। देखा नहीं, कार्बन उत्सर्जन मैंने कराया था 2070, वहां तक करेंगे, मानता थोड़ी है। और यहां पर 84-85 में लिख दीजिए, भारत ने डीडीटी पर प्रतिबंध लगाया। डीडीटी पर प्रतिबंध लगाया। चलिए आगे आइए। अब मैं कुछ शब्द बता रहा हूं छोटे छोटे। ये कंप्लीट हो गया, नोट अपना कंप्लीट हो गया, अपने यहां तक इसको पढ़ा है मैंने। बेसिकली आज आपको जो मैग्निफिकेशन कल करवाया था कि एक फूड चेन में डीडीटी का लेवल बढ़ता जाता है, उस संबंध में जो डीडीटी शब्द आया था उसके बारे में अपनों ने चर्चा की है। ये आपके साइंस से संबंधित हो जाता है और काफ़ी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, डीडीटी की खोज किसने की थी। एक विशेष रूप से आपने ध्यान देना है, ये आप कह सकते हो कि इसकी प्रक्रिया पर, कि पक्षियों की संख्या कम क्यों हुई, इसका रीजन पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो अंडों की जो कवरिंग कम हुई कैल्शियम के कारण। कैल्शियम कम क्यों हुआ? क्योंकि जो पक्षियों के जो जनन अंग से उनसे कैल्शियम का स्त्रावण कम हुआ। ठीक, चलिए आपसे यहां पर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डीडीटी के छिड़काव से पक्षियों का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गर्भाशय। या कौन से ज्यादा प्रभावित हुए? और ये तो मैंने आपको कल बता दिया था कि सबसे ज्यादा डीडीटी जो है
भारतीयों के शरीर में मिलती है। खुश नसीब हो आप। आइए, कंप्लीट हो गया ये। अब हेडिंग डाल दीजिए, एक स्टार डाल के लिखो इकोटोन। इकोटोन, इकोटोन लिखिए। आसान सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। दो इकोसिस्टम का कॉमन एरिया, कोई दो इकोसिस्टम है, उनका कॉमन एरिया, ये होता है आपका इकोटोन। ठीक है, कोई दो इकोसिस्टम है, मैं बना देता हूं, समझ में आ जाएगा। ये स्थल है, लैंड कह सकते हो। ये जल है। ठीक, अब इसके बीच का जो है ये वाला पोर्शन, ये जो ब्लू ब्लू आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं इकोटोन। ये इकोटोन होता है। चलें आगे। करें आगे, आइए। लिखिए कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं कुंजी प्रजातियां। कुंजी प्रजातियां, कुंजी प्रजातियां। बहुत आसान सी बात है, लिखिए ऐसी प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या, जिनकी संख्या इकोसिस्टम में कम होती है, जिनकी संख्या इकोसिस्टम में कम होती है, लेकिन उनके कारण इकोसिस्टम बना रहता है। ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या इकोसिस्टम में कम होती है, लेकिन उनके कारण इकोसिस्टम बना रहता है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कीस्टोन। जैसे हम कहें जंगल में शेर, जैसे जंगल में शेर। अब आप देखिए शेर जंगल में कम है, लेकिन उनके कारण जंगल बना हुआ है। अब आप देखो, एक इमेजिन करो कि जंगल में शेर नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा सारे जानवर इधर उधर भागने लग जाएंगे, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर, आजा देख लूंगा तेरे को। होता है ना ऐसे? ऐसे ही होगा क्या? शेर तो है नहीं, आप भी क्या करोगे? भेड़िए बुढ़िए से निपट लेंगे, कोई बात नहीं, लट है। लेकिन शेर
अब चाहे लठ ले लो चाहे कुछ ही ले लो, सिर का नहीं कर सकते कि नहीं यहाँ नहीं जाना था। तो पूरा इकोसिस्टम बना रहता है कितना, एक या दो। इसे कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज। अब दिमाग लगा के ये बताओ कि इस पूरी क्लास में कीस्टोन प्रजाति कौन है? समझ गए? तो इस पूरी क्लास में कीस्टोन प्रजाति मैं हूं, ऐसे समझ लीजिए। मैं खड़ा हूं, देखो कैसे बैठे हो आप, और अभी मैं कह दूं 5 मिनट में आ रहा हूं, फिर देखो कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई कटाके निकाल रहा है, कोई बाहर जाके खड़ा हो गया, कोई मोबाइल पे बात लग गया, कोई कुछ चले जा रहा है। तो मैं यहाँ हूं तो इकोसिस्टम बना हुआ है, तो ये कीस्टोन प्रजाति होती है। ठीक, चलिए अब हम बात शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब थोड़ा सीरियस हो जाइए। चीजें बहुत आसान है, चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। इस कारण से शब्दों को समझना, बहुत सारे शब्द है, और एग्जामिनर के पूछने का तरीका भी बड़ा मस्त है, वो तो आपको पेपर में मिल जाएगा। खैर, मैं बात करूंगा अन्योन्य क्रियाओं की, इंटररिएक्शंस, पॉजिटिव नेगेटिव, आप इनको जैविक संबंध भी कह सकते हो। लेकिन पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना? उस डायग्राम के आधार पर हम बात करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए पहले तो, अन्योन्य क्रियाएं। अन्योन्य क्रियाएं, अन्योन्य क्रियाएं। पेज के बीच में लिखो वापस, अन्योन्य क्रिया। तो इससे बाहर कर, इनको लिखना नहीं, इनको नहीं आता। तो ये समस्या आपने कैसे ली इसकी है? तो फिर आपने कैसे ली? आपने लिखा कि नहीं लिखा? बात खत्म। इसको लिखना नहीं आता, ये तो बढ़िया है ना, कंपटीशन कम हो रहा है। उल्टा गलत बताया इसको, क्या करता है यार। ध्यान रखा करो, बात मत किया करो बीच में। लिखिए, देखो बेटा, इस तरीके की कोई एक्टिविटी ना करो कि विवाद हो जाए, क्योंकि विवाद में जीतूंगा मैं, फिर फायदा क्या उसका। प्लीज ऐसा मत करो कोई भी चीज, ये गलत हो जाएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। किसी भी वहम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहम घर पे, यहां सिर्फ पढ़ना है। जिसको समझ में आए बढ़िया, ना समझ में उससे ही बढ़िया। क्योंकि ये स्टडी होती है बेटा, हर कोई समझ ले तो हर कोई अपॉइंटमेंट लेटर लेके खड़ा हो जाए ना। दो प्रकार के होते हैं ये, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए मैं यहां जो शब्द इस्तेमाल करूंगा, मैं बार बार ये शब्द नहीं बोलूंगा, मैं आईआर बोलूंगा। एक होता है प्लस आईआर, प्लस आईआर। हिंदी में लिखना चाहो धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं, कर दोगे तो ऐसी जरूरत नहीं है। और दूसरा है नेगेटिव आईआर, ये होता है ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं और ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं। ये जो पॉजिटिव है ये क्या है? मतलब किसी न किसी को तो फायदा होगा ही होगा, हानि नहीं होगी। या तो प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो, उदासीन, या फायदा, नुकसान नहीं। तो बहुत आसान भाषा में इसके नीचे लिख दीजिए, किसी न किसी को फायदा होता है।
फायदा कह दो, लाभ कह दो, प्रॉफिट कह दो, जो मर्जी है। उस नेगेटिव में लिखिए, इसमें दोनों को नुकसान या एक को नुकसान होता है। या तो दोनों को नुकसान होगा या एक को नुकसान होगा। यहां पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक, अब देखिए, ये जो होती है, ये 3 प्रक्रम होते हैं इसके अंदर, 3 सिस्टम, 3 घटनाएं कह सकते हो आप। एक है सहभोजिता, सहभोजिता, सहभोजिता। मैं थोड़ा सा यही बता देता हूं। +0, क्या समझते हो +0 में? एक को लाभ, दूसरा न्यूट्रल, उसको ना लाभ ना हानि। दूसरा है प्राक सहभोजिता, प्राक सहभोजिता, प्लस प्लस, मतलब दोनों को लाभ। ठीक है। सहजीवी, सहजीवी, इसमें भी दोनों को लाभ। दोनों को लाभ। और जो ये नेगेटिव वाले हैं, इसमें ये 3 होते हैं, एक प्रतिस्पर्धा, एक शोषण, एक प्रतिजीविता। यहां कर लो। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन, कंपटीशन करूंगा इसके बारे में बात। ये माइनस माइनस, क्या मतलब निकला? दोनों को नुकसान। दूसरा है शोषण, शोषण। इस शोषण के 2 पहलू होते हैं, परजीवी, परजीवी। ये जो परजीवी है, इसमें होता है माइनस प्लस, मतलब एक को नुकसान, एक को लाभ। परभक्षी, इसको ऐसे लिखना है आपने, प्लस माइनस। ठीक है ना? मैंने जानबूझकर ये माइनस प्लस लिखा है और उसको प्लस माइनस लिखा है, समझाने की दृष्टि से जानबूझकर ये लिखा है। वो बाद में बात करेंगे क्या चीजें हैं ये। और यहां है प्रतिजीविता, प्रतिजीविता। क्या मतलब है इसका? एक को हानि, दूसरे को नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इनके बारे में हम बात करेंगे। अब आपको ये सारी बातें मैंने बता दी, ये पूरा डायग्राम आपके क्लियर होना चाहिए। आधे क्वेश्चन तो इसी के अंदर ही है, इन्हीं में यही पूछ लेता है सारे। और बाद की बात है, अपने करते रहेंगे, क्या कैसे है वो हमारी सरदर्दी है, लेकिन ये चीज समझनी जरूरी है।
किसी न किसी को फायदा होता है, इसमें दोनों को नुकसान होगा या एक को नुकसान होगा, मतलब एक नुकसान जरूर है, नहीं तो दोनों तो है ही है। ठीक। जीरो का मतलब जो होता है उदासीन, नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी शब्द देख लेना क्योंकि फिर बाद में ऐसी चीजें लिखेंगे नहीं। जैसे इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम, सबसे पहले आ जाइए, सबसे पहले लिखो प्लस आई आर। पहले मैं इसकी बात करूंगा, समझ गए? धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं। इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा है? सहभोजिता। आ जाइए, इसको ऐसे करो, ये जो है ना प्लस को, इसको कैपिटल ए में डालो, ये सही रहेगा। सहभोजिता। अब देखिए, सीधा ही नाम से पता लग रहा है सहभोजिता। अभी मैंने आपको बताया कि इसका कैसा रिलेशन है, प्लस जीरो। तो क्या आपको एक लिखा देता हूं और आप देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीजें ज्यादा सही रहती है। एक लिखा देता हूं, लिख दीजिए, ऐसे दो जीव, ऐसे दो जीव जिसमें, ऐसे दो जीव जिसमें एक को लाभ होता है, जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। जैसे अधिपादक, एपिफाइट्स बोलते हैं, जैसे अधिपादक। देखिए ये क्या होते हैं, अधिपादक क्या होते हैं? बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, जैसे बरगद हो गया, या जिनका क्राइटेरिया ज्यादा होता है, उन पर ये रहते हैं, उन पर रहते हैं, कुछ नहीं करते, ये बस रहने का काम करते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि बड़े बड़े लोग हैं, उनकी छत्र छाया में छोटे छोटे लोग पल रहे हैं, बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां बड़ी बड़ी शाखाओं पर ये रहते हैं और वायुमंडल की जो नमी होती है, वाटर वेपर, उसको एब्जॉर्ब करके भोजन बनाते हैं। तो बड़े वृक्ष को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, बस रहते रहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा आर्किड, है ना, आर्किड एक पौधा होता है, वो अधिपादक होता है, वो क्वेश्चन है। तो इसमें एक लिख दीजिए, अधिपादक में लिखो ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जो बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर रहते हैं, जो बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर रहते हैं, बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर रहते हैं और वायुमंडल की नमी, मतलब ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, और वायुमंडल की नमी को अवशोषित करके, वायुमंडल की नमी को अवशोषित करके
वायुमंडल की नमी को अवशोषित करके अपना भोजन बनाते हैं। अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें अधिपादप कहते हैं, एपिफाइट। इन्हें अधिपादप कहते हैं तथा इस गुण को अधिपादपता एपिफाइटिज्म कहते हैं। तथा इस गुण को अधिपादपता एपिफाइटिज्म कहते हैं। एपिफाइटिज्म कहते हैं। जैसे आर्किड, ये जो आर्किड है बेटा, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट किंतु परंतु ही नहीं है। आर्किड, चले आइए। दूसरा कौन सा है? प्राक सहभोजिता। प्राक सहभोजिता इसको कहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख दीजिए, प्रोमिस्क्यूटी। प्रोमिस्क्यूटी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया था। इनमें कैसा रिलेशन होता है? प्लस प्लस संबंध। क्या अर्थ निकला? इसमें दोनों को लाभ होता है। क्या ये बताने की जरूरत है क्या? सही है ना? बस एक लाइन लिख दीजिए। इसमें दोनों को लाभ होता है। दोनों को लाभ होता है। अब देखिए यहां कुछ बातें हैं। दोनों को लाभ होता है लेकिन कुछ शर्तें हैं, ठीक है? क्योंकि हम इसके बाद में एक बात और करेंगे, वो भी प्लस प्लस है, सहजीवी। दोनों में फिर अंतर क्या है? प्लस प्लस तो है, अंतर यहां से आएगा। शर्तें क्या हैं? दोनों का साथ रहना जरूरी नहीं। मतलब यदि दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं तो रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ रहना चाहते हो साथ रह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे जो हम सहजीवी करेंगे वो प्लस प्लस तो है, लेकिन उन दोनों का साथ रहना जरूरी है। यदि वो साथ नहीं रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। समझे बात को? ये मैं पहले ही बता रहा हूं, जो मैं आगे की बात कर रहा हूं। दूसरी शर्त क्या है? अब दोनों का साथ रहना जरूरी नहीं है, अलग अलग हो जाएंगे तो भी जिंदा रहेंगे। मतलब दोनों के पास विकल्प है, ऑप्शन है। लिख दीजिए, ऐसे लिखिए, विकल्पी होते हैं। विकल्पी होते हैं। अब आप देखिए, इसको आप किस रूप में देख सकते हो? जैसे आप युवा वर्ग में ये जो प्रेम संबंध चलते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इस स्थिति में देख लीजिए, दोनों साथ रहते हैं लेकिन जरूरी नहीं है।
जरूरी अलग अलग हो जाओ, अपने अपने ऑप्शन देख लो, और क्या। तो प्रभाव पड़ा क्या, सबके पास ऑप्शन होते हैं। आजकल तो, हमारे टाइम में तो चलो फिर भी बहुत बढ़िया होता था, आज के टाइम तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप तो साइड में चलिए, नेक्स्ट है। आनंद आ जाता है लाइफ में, मैं इसको सही मानता हूं, इसको बिल्कुल सही मानता हूं। बिल्कुल माइंड को आराम से फ्रेश, बिल्कुल अच्छा, ओके ये हो गया, ओके नेक्स्ट। मतलब आगे वाले को या आगे वाली को पता लगना चाहिए कि वास्तव में हकीकत क्या है, जीवन कितना बदल चुका है। अरे मॉडर्निटी यही तो होती है। और हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखिए। आप देखिए, मैंने सर, एक किसी ने मुझे बताया था कि आप जितना हंसोगे दूसरा उतना ही तंग होगा। अब आप सोच लो कि दूसरे को तंग करना है कि नहीं करना। बड़ी चीजें होती है ये। आइए, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वैसे तो बता दिया, लेकिन ये आपके एग्जाम में तो आएगा नहीं। चलिए लिखिए, इकोलाई। इकोलाई। अब आप देखिए, ये इकोलाई क्या है। अपनी जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें एक पोर्शन होता है कोलन। कराएंगे हम आपको जब बायोलॉजी करेंगे। कोलन के अंदर रहता है ये, और विटामिन के का निर्माण करता है, विटामिन B12 का निर्माण करता है, बढ़िया मस्त। और ब्लड में अपने वृद्धि होती है, इतना काम करता है। तो अपने शरीर में रह रहा है, पल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को भी फायदा, उसको भी फायदा, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कहता है मैं तो नहीं करता, तो क्या विटामिन B12 हमें और अन्य माध्यम से नहीं मिल सकता क्या, कि किसी अन्य माध्यम से नहीं मिल सकता? टमाटर खा लो, मिल जाएगा, दूध पी लो, विटामिन B12 मिल जाएगा। तो आप रहो, दोनों को फायदा पहुंचाओ। आप कहते नहीं मेरा मूड नहीं है अब, ओके बाय। आप अपना देख लो, ले भी दूध तू आ जा, और क्या। तो ये छोटी सी जिंदगी होती है, धड़ल्ले से। अरे वो जिंदगी क्या, जब पीछे नहीं लगाया यार, सिंपल सी बात है। चलिए, तो इसमें लिखो, लिखिए, ये मनुष्य की बड़ी आंत के, मनुष्य की बड़ी आंत के कोलन भाग में रहता है। कोलन भाग में रहता है, बड़ी आंत के कोलन भाग में रहता है, और विटामिन के व विटामिन B12, विटामिन के और विटामिन B12 का निर्माण करता है, 12 का निर्माण करता है, जिससे ब्लड में वृद्धि होती है, जिससे ब्लड में वृद्धि होती है। चलें आगे, ये होती है परागशय विविधता। अब आ जाइए, तीसरा लिखिए। तीसरा क्या है? सहजीवी। सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, ये क्या है? प्लस प्लस संबंध, प्लस प्लस संबंध। इसमें दोनों को लाभ होता है, वही बात है। लेकिन शर्तें हैं इसकी।
दोनों का एक साथ रहना जरूरी है। दोनों का एक साथ रहना जरूरी है। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, अलग अलग हो गए तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। जैसे पति पत्नी, अब विवाह हो गया, अब तो देखिए कोई, अब देखो वर्तमान स्थितियों को छोड़िए, लेकिन विकल्प नहीं होते हैं विवाह के बाद अब तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन ये जो प्राक्स है वो जीता है, इसमें विकल्प है। इसमें आप कह सकते हो ओके, आउट एंड इन, दोनों रास्ते हैं आपके पास। तो दूसरा, इसमें विकल्प नहीं होते, मतलब ये अविकल्पी होते हैं, ऑप्शन नहीं होते, अविकल्पी होते हैं। थोड़ा सा कच्ची पेंसिल से लिख लिया करो बेटा, मैं तो बोल जाता हूं, लेकिन ये चीजें क्या है, आप जब पढ़ोगे ना तो आपको मजबूती देती है। सिंपल सी बात, आगे आपकी मर्जी है। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, हालांकि 2-3 एग्जाम्पल है, आज तो मैं एक ही करवा पाऊंगा। पहला एग्जाम्पल लिखिए लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन। अब देखिए ये क्या है, शैवाल और कवक का सहजीवन है। ये क्या होता है, जैसे शैवाल है, ये कवक है, फंजाई। इसमें ये तो देखिए इसको भोजन देता है और ये इसको रहने के लिए स्थान देता है। एक तरीके से आप मकान मालिक और किराएदार, इसको आप लाइकेन के संबंध में जोड़ सकते हो, सहजीवन के संबंध में जोड़ सकते हो। भाई मकान मालिक आपको रहने के लिए जगह देता है और इसके बदले में आप उसको पैसे देते हो, तो उससे उसका पोषण होता है, भोजन मिलता है, ऐसे समझ लीजिए। अब दोनों का साथ रहना जरूरी है, दोनों का साथ रहना जरूरी, तो गड़बड़ी हो जाएगी। आप पूछ लो, आप जहां रहते हो कोरोना काल में आपके मकान मालिक का क्या हाल हुआ था, आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो लिंक टूट जाएगा, दोनों का साथ रहना जरूरी है। ये जो लाइकेन है, इसमें लिखिए ये वायु प्रदूषण का सूचक है। शानदार क्वेश्चन है ये, हालांकि बता चुका हूं इसके बारे में। वायु प्रदूषण का सूचक है ये जो लाइकेन है बेसिकली क्या करता है, ये SO2 की मात्रा का नियंत्रण करता है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो आपके एग्जामिनर ने ये पूछा है कि लाइकेन है किसके प्रति संवेदनशील होता है, SO2 के प्रति, ठीक है ना। तो इसके कहने का मतलब है कि यदि SO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी तो लाइकेन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो विवाह के बाद जो संबंध होते हैं वो SO2 है। कई लोग होते हैं ना विवाह के बाद भी संबंध बनाए रखते हैं, पुराना मामला चलता रहता है उनका, तो वो जो पुराने मामले हैं वो SO2 है। यदि ये एक है तो काम चल जाएगा, लेकिन यदि 2-3 होते हैं फिर ये लाइकेन समाप्त हो जाता है, मतलब ये संबंध समाप्त हो जाता है। ऐसे समझिए, इसको नॉर्मल बात कर रहा हूं। इसके और भी एग्जाम्पल है, लेकिन इसकी बात मैं कल करूँ।